उस दिन मेरी सुहाग रात थी। मैं बेड पर बैठे अपने पति का इंतजार कर रही थी। मन में कुछ घबराहट और बेचैनी सी थी। सब लोग हंसी मजाक करके अपने अपने कमरे में सोने चले गए। रात काफ़ी हो चुकी थी। मैं राजन का इंतजार कर रही थी, पर राजन मेरे पास नहीं आया। मुझे लगा रात बहुत हो गई है, राजन बाहर ही सो गया होगा। सुबह उठी तो छोटी ननद से पूछा तो वो बहाने बना के बोली कि ऊपर कमरे में सो रहे हैं। राजन हर रात मेरे साथ इसी तरह करता रहा। वह रोज़ रात को ऊपर कमरे में सोने चला जाता। मैं परेशान सी हो गई कि आखिर ऐसा क्या है जो राजन हर रात मुझे अकेले छोड़कर ऊपर कमरे में सोने के लिए जाता है। यह सच जानने के लिए मैं एक दिन ऊपर कमरे में गई। फिर मैंने जो देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर रीमा, यही छोटा सा नाम है मेरा। मैं किसी शख्सियत, किसी परिचय की मोहताज नहीं। कैसी हो रीमा? पूरा जनवासा छान आई। तुम यहाँ बैठी हो? ठीक हूँ भाभी जी, कट रही है। आइए बैठिए ना, मैंने धीरे से खिसक कर जगह बनाते हुए कहा। तुमसे कब से अकेले में बात करने की सोच रही थी, पर इस शादी की भीड़ भाड़ में मौका ही नहीं मिला। जी कहिए, तुम्हारी शादी का क्या हुआ फिर? उन लोगों से कोई बात हुई? बहुत बुरा लगा सुनकर। रिश्तेदार महिला ने कुदेरना शुरू कर दिया था। क्या होना है भाभी जी, सब खत्म हो गया। तलाक मिल गया कुछ महीने पहले ही, और इतना दहेज जो दिया था तुम्हारे पापा ने, वह वापस लिया। यहाँ ज़िंदगी खराब हो गई। है। आप दहेज की बात कर रही हैं क्या? क्या करूँगी दहेज का सामान का? थाने में ही पड़ा है, तुम खोलकर तो बताओ। ऐसे खराब तो ना दिया था लड़का। खराब भी होता तो मैं बर्दाश्त कर लेती भाभी जी। क्या बताऊँ, समझ नहीं आता। जब तक बताओगी नहीं, कुछ न कुछ लोग बोलते रहेंगे। सच्चाई तो पता चलनी ही चाहिए। भाभी जी, आप तो जानती हैं कि कितनी धूमधाम से शादी हुई थी मेरी। लाखों खर्च कर दिए थे मेरे पापा ने। सरकारी नौकरी वाला दामाद पाकर घर में सब इतने खुश थे कि किसी ने भी गहराई से तहकीकात करने की ज़रूरत नहीं समझा। वहाँ से भी चट मांगनी पट ब्याह का दबाव था। लड़के का कोई चक्कर नहीं। नहीं, चक्कर वक्कर कुछ नहीं, मुझसे भाग रहे हैं। लगा कि कुछ ज़्यादा ही शर्मीले हैं। पर भाभी जी, महीनों तक ये लुका छिपी चलती रही। वे भूल से भी कमरे में ना आते। रोज़ रात को पर कमरे में सोने चले जाते। मैं परेशान सी हो गई कि आखिर ऐसा क्या है जो राजन हर रात मुझे अकेले छोड़कर ऊपर कमरे में सोने के लिए जाते हैं। बहाने बनाकर मुझे मायके भी जाने नहीं दिया। ना खुद मायके के किसी सदस्य से मिलने को तैयार थे, ना ही मेरे सामने आते थे। मैं इन सब बात से बहुत परेशान हो चुकी थी। इनकी बेरुखी की वजह जानने का मौका ढूंढती भी, पर ये तो गजब ही कर रहे थे। आखिर एक दिन मेरा सब्र का बाँध टूट गया। एक शाम किचन में खाना बनाते वक्त जब मैंने राजन को नन्नद से पानी लाने को कहते सुना, तो मैं खुद पानी लेकर उनके सामने पहुंच गई। मुझे देखे तो बोले, तुम क्यों आई? पानी रख दो और जाओ। भाभी जी, उस समय मुझे न जाने क्या हुआ, सारी लाज लिहाज शर्म उतार फेंक दी और ढीठ होकर बोली, क्यों जाऊं? बीवी हूं आपकी, और यह आप क्या मुझसे छिपते फिरते हो? शादी क्या सिर्फ घर के काम और घर वालों की सेवा करने के लिए की थी? इस तरह मुंह क्यों चुराते हैं? जवाब में एक सनसनाता थप्पड़ खींच दिए गाल पर। उदास आंखों से गंगा जमुना छलकी, जिन्हें पल्लू से सफाई से पोंछ लिया। उस दिन थप्पड़ खाकर भी मैं चुप नहीं रह पाई थी। मैं उनके पैरों में पड़ी अपनी गलती पूछ रही थी कि आखिर किस गलती की सज़ा दे रहे हैं वो, जो मैं शादी के बाद भी सिर्फ नाम की ब्याहता हूँ। राजन मुझे रोता छोड़ बाहर चले गए। अब तक घर वालों को भी सब पता चल चुका था कि हमारे बीच क्या हुआ। रात में मम्मी जी खाने के लिए कहने आई तो मैंने साफ कह दिया कि जब तक राजन मुझे इस व्यवहार की वजह नहीं बताते, मैं अन्नजल कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगी। ऐसे ही प्राण त्याग दूंगी। अगले दिन मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकली, ना ही कुछ खाया पिया। मेरे सास ससुर ने मनाने की बहुत कोशिश की, पर मैं अड़ गई। अगले दिन भी मैं कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी। जब राजन आए तब पहली बार उन्होंने मुझसे खुलकर बात की। और बात क्या की भाभी जी, वज्र प्रहार कर दिया उन्होंने मुझ पर। क्या बोला? उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट मेरे सामने रख दी। मैंने देखा तो उन्होंने नज़रें झुका ली। वे तो शादी निभाने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने बताया कि अपनी इस कमी का एहसास उन्हें उम्र की समझ आते ही हो गया था। उनके माँ पापा को जब पता चला तो तमाम डॉक्टरी जांचें हुई,
पर डॉक्टर के नकारात्मक जवाब के बाद वे इस सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय झाड़ फूँक कराने जाने लगे। राजन ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मैं यह सदमा सहन नहीं कर पा रही थी। मैंने घर वालों को सब बातें बताई। पापा भाई उन लोगों को दहेज और गुमराह करने के केस में फंसा दिए। पुलिस आई, सबको लेकर गए। छोटी बहन की शादी भी टूट गई। राजन की नौकरी भी खतरे में थी। सब कुछ बर्बाद हो गया। राजन मेरे सामने हाथ जोड़े पैर तक गिर पड़ा। रोता रहा, पर मैं भी क्या करती, मेरा कोई सुनता कहाँ। पापा भाई को बस बदला लेना था। कोई मुझसे पूछे मेरे दिल पर क्या बीती है। ना चाहते हुए ये सब हो रहा था। कुल जमा 2 साल के बाद, इस समय से पहले शादीशुदा के ठप्पे के बाद अब तलाकशुदा का ठप्पा भी लग चुका है। गम ना करो, उदास ना हो, सब ठीक होगा। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, दोबारा खुशियाँ जरूर आएंगी। यह दिलासा सुनकर मेरे चेहरे पर हंसी उभरी और लुप्त हो गई। क्या खुशियाँ आएंगी भाभी जी, मन ही मर गया है, अब कोई खुशी नहीं चाहिए। ऐसा ना कहो, वहाँ शादी का कोई मतलब भी तो नहीं था रीमा। वहाँ रहकर तुम करती भी क्या? आगे जीवन बहुत बड़ा है। शादी का मतलब अगर शारीरिक संबंध और वंश बढ़ाना ही है तो हाँ, फिर इस शादी का कोई मतलब नहीं था। पर भाभी जी, मैंने तो मन वचन कर्म से उन्हें अपना पति मान लिया था। पूरी निष्ठा से 7 फेरे लिए थे। आप लोग ही तो पहले बचपन से सिखाते हो कि भारतीय नारी सिर्फ एक बार एक ही पुरुष की अपना पति स्वीकार करती है, और अब समझा रहे हो कि जीवन बहुत लंबा है, इसीलिए किसी और का हाथ थाम लो। सालों से घुट्टी की तरह पिलाया भारतीय नारी वाला सबक चुटकियों में भूल जाओ, और दूसरे रिश्ते में भी कोई और दिक्कत हुई तो खुशियों की गवाह गारंटी है भाभी जी। तो क्या सारी उम्र जोगन बनी रहोगी? भविष्य संवरता, हमें भी एक उद्देश्य मिल जाता। तुम पागल हो क्या रीमा, ये काल्पनिक बातें हैं। तुम्हारी शादी कोई फिल्म नहीं थी। दाम्पत्य जीवन में दैहिक संबंध भी जरूरी होते हैं, यह भी एक महती आवश्यकता है। देखो, शादी एक स्त्री और पुरुष के बीच के संबंधों से ही फलीभूत होती है, जबकि तुम्हारे केस में तो यह शादी थी ही नहीं। ऐसे विवाह नहीं चलते। मैं गीली आंखें लिए मुस्कुराई, फिर मुड़कर बोली, भाभी जी, मैं हो जाऊंगी तैयार दोबारा खुशियों के स्वागत के लिए। बस आप लोग एक काम और कर दीजिए। हाँ बोलो। मेरे मन का भी उनसे तलाक करवा दीजिए। कहा मैं उठ खड़ी हुई और वहाँ से चलती बनी, और आज पूरे 20 साल बाद मैं फिर सामने थी, एक तलाक के केस की काउंसलिंग में बिजी। मैं एक कन्या और उसके परिजनों को समझा रही थी, जरा सी बात को तुल देना ठीक नहीं। अपनी लड़की से पूछा अपने वह तलाक चाहती भी है या नहीं। फिर लड़की से मुखातिब होकर बोली, तुम बिना किसी के दबाव में आए स्पष्ट बताओ, तुम तलाक चाहती हो? कुछ पलों की चुप्पी के बाद लड़की ने ना में सिर हिलाया। संबंधों का तलाक करवा दोगे, मन का मन से तलाक कैसे करवा पाओगे? अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए बेटी को ढाल मत बनाओ। वह तलाक नहीं चाहती, उसके फैसले का स्वागत करो। परिजन भी शायद संतुष्ट हो गए थे। लड़की अपने पति और परिजनों के साथ चली गई। मैं चेयर पर सिर पीछे टिकाकर निठाल सी बैठ गई। तो फिर रुकवा दिया था एक तलाक। मैं मुस्कुराकर बोली, बधाई हो, अब क्या सोच रही हो? यही कि काश 22 साल पहले कोई रीमा मुझे भी मिल गई होती।